नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। दोस्तों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख आधारभूत विशेषताओं की बात की थी। हमने देखा था कि किस तरह से 1920 के दशक में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है तो भारत का जो इतिहास है वो एक झटके में लगभग 2500 वर्ष पीछे चला जाता है। और भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का। और इसके अंदर जब पहली जो खोज हुई थी हड़प्पा की खोज हुई थी, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और 1922 में जो खोज थी वो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी सभ्यता की बात हम कर रहे हैं अब। आज पिछले भाग में हमने और क्या क्या पढ़ा था। पिछले भाग में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुई है, पिछले 100 वर्षों का जो इतिहास था, यानी 1826 से लेकर 1924 तक पूरे 100 वर्ष, लगभग 100 वर्षों का जो इतिहास था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि कौन कौन से पुरातत्ववेत्ता थे और उन्होंने क्या क्या उत्खनन किया और क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। उसके बाद हमने बात की थी इसके नामकरण पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर क्या नामकरण होना चाहिए, इसका सही नाम क्या है। क्या इसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाना चाहिए, क्या इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाना चाहिए, या फिर इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाना चाहिए। इस पर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा हमने बात की थी इसके कालक्रम पर कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने समय तक जीवित रही थी। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि इसके कितने क्रमिक चरण हैं। हमने देखा था कि इसके 3 क्रमिक चरण हैं। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता, एक परवर्ती उस उत्तर हड़प्पा सभ्यता, एक मैच्योर फेज की हमने इसकी बात की थी। तो तीनों चरणों की हमने बात की थी और सबकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में हमने देखा था और हमने देखा था इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। इसके अलावा हमने बात की थी इसके भौगोलिक विस्तार की सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के ये लगभग 3 देशों में थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सभ्यता फैली हुई थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम इसकी आगे की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे, जिनमें कि सिंधुकालीन समाज पर हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की कला की बात करेंगे। कला के अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी मूर्ति कला की, इसकी स्थापत्य कला की, इसकी चित्रकला की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इसकी आर्थिक उपलब्धियों की, किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी और उसने किस प्रकार विदेशी व्यापार में उन्नति हासिल की। इसके अलावा इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा इसके धार्मिक क्षेत्र में जो इसकी विशेषताएं हैं, जो आज भी हमें हिंदू समाज में देखने को मिलती है, उन पर हम बात करेंगे और इसकी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला की। दोस्तों, कला जब हम बात कला की करते हैं तो कला में 3 पक्ष होते हैं उसके, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला की बात जहाँ तक है, स्थापत्य कला में हम 3 चीज़ों को शामिल कर सकते हैं इसमें। एक तो इसके नगर नियोजन को। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो उसका नगर नियोजन ही मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है और हम देखते हैं कि इस तरह का जो नगर नियोजन है हमें आधुनिक शताब्दियों के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपके दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता आते ही दिमाग में बात आना चाहिए कि नगर नियोजन, हमारे दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि नगर नियोजन के इर्द गिर्द ही पूरी सभ्यता की कहानी लिखी गई है। तो सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी नगर नियोजन। दूसरी बात करेंगे इसमें जल निकास प्रणाली की। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जल निकास प्रणाली थी वो अपने आप में अनूठी थी और समकालीन सभ्यताओं में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और यहाँ तक कि हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के शहरों में भी हमें ये जल निकास प्रणाली दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके कुछ विशिष्ट भवनों की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे भवन थे जो इसके प्रमुख भवन थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नगर नियोजन। स्थापत्य कला में बात करेंगे नगर नियोजन की। ये जैसा हमने बताया कि सबसे प्रमुख विशेषता यही है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसका नगर नियोजन। दोस्तों, नगर जो था वो सिंधु कालीन जो नगर थे, चाहे हड़प्पा के नगर की बात करें, मोहनजोदड़ो के नगर की बात करें, कालीबंगा की बात करें, जो अधिकांश नगर थे वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हुए थे। सिंधुकालीन जो नगर थे वो 2 भागों में बटे थे। अगर हम इस तरह का देखते हैं, ये जो नगर था इसे एक तो पूर्वी हिस्सा था इसका और एक इसका था पश्चिमी हिस्सा। इसका जो ये पूर्वी जो हिस्सा था इस पर नगर बसा हुआ था, नगर जहां पर आम जनता रहती थी, आम लोग रहते थे। और इसके अलावा जो इसका पश्चिमी भाग था इस पर, इसे हम गढ़ी कहते थे, गढ़ी या गढ़ बोलते थे।
ये जो हिस्सा था इसका कुछ भूमि से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता था और इसमें शासक वर्ग और कर्मचारी वर्ग जो थे वो रहते थे, और अधिकांश जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो हमें इसी गढ़ी वाले भाग में देखने को मिलती है। और ये जो नगर था ये थोड़ा नीचे था, तो इसकी वजह ये थी कि जब सूर्य की जो किरणें आती थी वो सीधी गढ़ी पे भी पड़ सके और इसके अलावा पूरे नगर को भी इसका फायदा मिल सके। तो ये जो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो दो भागों में बटे थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में गढ़ी होता था जबकि पूर्वी भाग में निचला नगर होता था। इसके बाद ये जो जितने भी ये जो नगर थे वो नगर मुख्य रूप से ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ये जो निचला नगर था ये ग्रिड प्रणाली के ऊपर आधारित था, यानी कि इस तरह से ग्रिड प्रणाली थी। कहने का मतलब यहाँ सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई होती थी, इसे हम बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। और मुख्य सड़कों के ऊपर घरों के निर्माण पर रोक लगी हुई थी, इसलिए ये ग्रिड प्रणाली पर पूरी तरह से आधारित था, ग्रिड प्रणाली। इसके बाद बात करें इसके भवनों के स्थापत्य, यानी जहां आम लोग रहते थे उनके भवनों का स्थापत्य किस प्रकार का होता था। आम भवनों के स्थापत्य की बात करें तो ज़्यादातर जो भवन थे 1 या 2 मंजिला होते थे, क्योंकि हमें सीढ़ियों के भी अवशेष मिले हैं इसलिए लगता है कि भवन 2 मंजिला थे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसके अलावा प्रत्येक घर में लगभग 4 या 5 कमरे होते थे और उनके साथ में रसोई भी होती थी, और इसके अलावा उसको स्नानागार और कुओं की व्यवस्था होती थी। और जो एक खास बात ये थी कि जो घर के जो दरवाजे थे और जो खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, वो पीछे गली में खुलते थे, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होते थे। तो सुरक्षा का ध्यान रखा गया था कि जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी तो मुख्य सड़क पर नहीं खुलें। इसके अलावा जो इनमें भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जो आग में पकाई गई ईंटें थी उनका इस्तेमाल इन भवनों के निर्माण में किया गया है। अब बात करते हैं इसकी स्थापत्य कला के अंदर दूसरी विशेषता की, जल निकास प्रणाली। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो अपने आप में अनूठी है। अनूठी इसलिए क्योंकि ये हमें समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ तक कि हमें 18वीं शताब्दी के 2 प्रमुख शहर लंदन और पेरिस में भी इस तरह की जल निकास प्रणाली हमें देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए सबसे अनूठी विशेषता है जो उसके अन्य सभ्यताओं की नहीं देखने को मिलती है हमें। ये जो जल निकास प्रणाली है वो 3 स्तरों पर थी। इसके 3 स्तर हुआ करते थे जल निकास प्रणाली के। एक तो घर की नालियाँ, यानी घरों का जो गंदा पानी था उसे बाहर निकालने के लिए घर में नालियाँ बनी होती थी। इसके बाद जो घर की नालियों के बाद जो घर की नालियाँ थी वो पानी कहाँ ले जाती थी, गली की नाली में। तो एक गली की नाली भी होती थी, उसमें वो गंदा पानी गली की नाली में जाता। उसके बाद जो मुख्य सड़क होती थी उसके भी एक बड़ा नाला बना होता था, उसकी एक मुख्य सड़क बड़ा नाला बनता था, उसमें वो पानी जाके मिल जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी। 3 स्तर पर नाली की व्यवस्था की गई थी, घर की नाली, गली की नाली और मुख्य सड़क का जो बड़ा नाला होता था उसे। एक खास बात ये थी जो नालियाँ थी वो मुख्य रूप से ढकी हुई मिलती, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये मुख्य नालियाँ जो थी वो ढकी हुई होती थी, और उन्हें जोड़ने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। जिप्सम तथा चूने का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें जोड़ने के लिए। और इन नालियों को समय समय पर सफाई की व्यवस्था भी की गई थी, और इस बात से हमें पता चलता है कि शायद वहाँ कोई नगरपालिका प्रशासन नाम का कोई संस्था होती थी, नगरपालिका नाम की संस्था, जो समय समय पर इन नालियों की सफाई करती थी। और नालियों की सफाई करने के लिए उनमें चैम्बर्स होते थे, और इसके अलावा होता था मैन होल, तरमोके जिनको हम बोलते हैं, वो भी हुआ करते थे। एक और बात यह है कि जो वर्षा का जो पानी था, बारिश का जो पानी था, उसे निकालने के लिए अलग नालियाँ बनाई होती थी, जबकि घर की सफाई के लिए अलग नालियाँ होती थी। तो इस प्रकार हमने देखा जल निकास जो प्रणाली है बिल्कुल अनूठी है। अब बात करें इसके विशिष्ट भवनों के स्थापत्य की। दोस्तों हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो गढ़ी वाला भाग है उसमें कुछ विशिष्ट इमारतें हमें देखने को मिलती है, जैसे एक स्नानागार देखने को मिलता है, इसके अन्नागार देखने को मिलता है, एक गोदीबाड़ा देखने को मिलता है, जलाशय और स्टेडियम के अवशेष हमें मिलते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है वो हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही विशाल है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। और इस स्नानागार के इस्तेमाल के लिए दक्षिण में और उत्तर में इसकी सीढ़ियाँ बनी होती थी। देखिए यहाँ ये सीढ़ियाँ बनी हुई है दक्षिण और उत्तर में। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम के कोने में एक नाली बनी, ताकि इसमें जो गंदा पानी था उसे निकालने के लिए यहाँ पर एक दक्षिणी पश्चिमी कोने के अंदर इसके नाली बनी होती, ताकि गंदा पानी निकाला जा सके। इसके 3 और बरामदे बने हुए थे, ताकि अगर स्नान के लिए 3, जैसे यहाँ ये 3 और थे, इसके बरामदे बने हुए थे ताकि वहाँ पर स्नान की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर एक कुआं भी मिला है इसके पास में स्नानागार के। और जहाँ तक इसके उपयोग की बात है तो इसके लिए धार्मिक या सामूहिक समारोह के लिए इस स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता था। तो हम देखते हैं कि विशाल स्नानागार की खास बात है मोहनजोदड़ो में हमें मिला है, और एक भव्य इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद बात करें अन्नागार की, तो अन्नागार जो है हमें कई जगहों पर मिलते हैं, खासकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अन्नागार है काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें भी हड़प्पा का जो अन्नागार है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है।
अन्नागार की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 खंडों में विभाजित होते थे और हर खंड में 6-6 कमरे बने हुए थे। और इन खंडों के अंदर, इन कमरों में क्या रखा जाता था, अनाज स्टोर किया जाता, अनाज संग्रहण किया जाता था ताकि इन्हें नगरों में जाके बेचा जा सके। और यही जो अन्नागार थे, यही सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का मूल आधार भी बने, ताकि जो नगरों की जनसंख्या थी उसका पालन पोषण किया जा सके। तो 2 खंडों में विभाजित थे। इसके अलावा 6 कक्षों की पंक्तियां आपको देख सकते हैं यहाँ पर, 6 कक्षों, और इनके बीच में एक स्थान होता था जहाँ से गाड़ियाँ अनाज को ला सकती थी और ले जा सकती थी इनके बीच में। और यहीं पास में हमें श्रमिकों के आवास भी मिले हैं जो यहाँ काम किया करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं अन्नागार की जो थी किस तरह से भव्य इमारत है ये भी। अब बात करें गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, यानी शिप यार्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ पर समुद्र से नाव जो जहाज आते हैं बड़े बड़े वो रुकते हैं, उसे हम गोदीबाड़ा या बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं? बंदरगाह के अवशेष हमें लोथल में मिलते हैं जो कि गुजरात में है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है 214 मीटर लंबा है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 36 मीटर है, 36 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी जो उत्तरी दीवार है उसमें एक प्रवेश द्वार बनाया गया जहाज़ों के लिए, और वो किससे जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी के माध्यम से, समुद्र से जुड़ा हुआ था। वो किस नदी के माध्यम से? भोगवा नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ था वो प्रवेश द्वार, ताकि वहाँ जहाज आके रुक सकें। और इस गोदीबाड़े का जो इस्तेमाल था विदेशी व्यापार में, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक अन्य इमारत की, जो स्टेडियम और जलाशय। स्टेडियम और जो जलाशय हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। लगभग हमें 16 जलाशयों के अवशेष यहाँ मिलते हैं जो कि जल संग्रहण के लिए काम में लिया जाता था। इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए, कृषि की सिंचाई, फसलों की सिंचाई करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। और स्टेडियम भी यहाँ धोलावीरा में एक स्टेडियम भी मिलते हैं हमें, जिनमें कि चारों तरफ उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई थी दर्शकों के बैठने के लिए। और ये जो जितनी भी इमारतें हैं ज़्यादातर इनमें से दुर्ग से जुड़ी हुई है। जो उसका पश्चिमी भाग था, गढ़ी वाला भाग था, उसमें ज़्यादातर हमें ये विशाल इमारतें देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला के अन्य पक्षों की। अभी तक हमने केवल स्थापत्य कला की बात की है, अब बात करेंगे कला के जो अन्य पक्ष है, मूर्ति कला और चित्रकला की बात करते हैं। जो मूर्ति कला और चित्रकला है उसके ज़्यादातर जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? इसके भवनों में मिलेंगे, इसके पत्थर की मूर्तियों पर मिलेंगे, मणकों पे मिलेंगे, मृद भांडों पे मिलेंगे, मोहरों पे और कांस्य मूर्तियों आदि पर इनके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मूर्ति कला की। जो सिंधुकालीन जो मूर्तियाँ थी वो हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की मूर्तियाँ मिलती है। एक तो पाषाण, टेराकोटा और धातु की मूर्तियाँ, 3 तरह की मूर्तियाँ हमें मिलती है। लेकिन जो अधिकांश मूर्तियाँ हैं वो टेराकोटा की है, यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो अधिकांश मूर्तियाँ हमें मिलती है। और उनमें भी हमें ज़्यादातर पशु पक्षियों की मूर्तियाँ मिलती है। और सबसे कम मात्रा में जो मूर्तियाँ मिलती है वो है पाषाण की मूर्तियाँ। लेकिन पाषाण की मूर्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं, जिनमें से हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में योगी की खंडित मूर्ति मिली है जिसने एक त्रिफुलिया आकार का एक सोल ओढ़ रखा है। यहाँ इसकी छवि आपको दी गई है, देख सकते हैं त्रिफुलिया आकार की ये इसने सोल ओढ़ रखी है, एक त्रिफुलिया आकार की। तो योगी की जो खंडित मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। इसके अलावा हड़प्पा से 2 मूर्तियाँ और मिलती है पत्थर की। लाल बलुआ पत्थर की युवा पुरुष का धड़ मिला है, उसका सर नहीं है। इसके अलावा हड़प्पा से ही स्लेटी चूना पत्थर के एक नृत्य मुद्रा की आकृति, एक पुरुष की आकृति हमें मिलती है। दूसरी बात करें तो हमने बात की भी टेराकोटा मूर्तियों की और पाषाण मूर्तियों की। इसके अलावा जो धातु की मूर्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा कलात्मक, अगर हम बात करें कलात्मकता की, तो धातु की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा कला हमें देखने को मिलती है। और इसकी जो प्रसिद्ध 2 मूर्तियां उनके यहाँ, जैसे रथ की जो मूर्ति है वो दाइमाबाद में मिलती है, हमें दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एक मूर्ति है नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है, जिसे जॉन मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल नाम दिया है। अब बात करें चित्रकला की, तो चित्रकला की जो अधिकांश अवशेष है, चित्रकला की हमें मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला की जानकारी हमें उसकी मोहरों से मिलती है मुख्य रूप से। और मोहरों से हमें लिपि की भी नमूने वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और लिपि के जो नमूने हैं वो अपने आप में एक चित्रकला के नमूने भी जैसे लगते हैं। सर्वाधिक जो चित्रांकन किया गया है वो कुबड़ वाले बेल का किया गया है इसके अंदर, और मोहनजोदड़ो से ज़्यादातर जितने भी चित्रकला के अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं सिंधु लिपि की। सिंधु लिपि जो है वो, इसमें सिंधु लिपि की खास बात ये अभी तक अपठनीय है, इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लिपि तो इनकी थी, इनके अवशेष तो हमें मिलते हैं, पठनीय सामग्री तो मिलती है, लेकिन उसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सका, इसकी वजह ये है कि जो समकालीन लिपियाँ थी, समकालीन सभ्यताओं की जो लिपियाँ थी, उनसे इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और ख़ास बात ये जो लिपि होती थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि चित्रों के माध्यम से इस लिपि को लिखा जाता था। और इसे जो लिखने का जो तरीका था वो दाएँ से बाईं ओर इस तरह से इसे लिखा जाता था।
इसमें आज तक कुल मिला के 2500 लेख इसके हमें उपलब्ध हुए हैं आज तक, और जिनमें 413 की पहचान की जा चुकी है अभी तक। और जो सर्वाधिक प्रचलित चित्र इसका हमें मिलता है वो है मछली का चित्र। और सबसे जो लंबा अभिलेख अभी तक हमें सिंधु लिपि का मिला है वो 17 अक्षरों का एक अभिलेख है, जो हमें कहाँ मिलता है, वो धोलावीरा से हमें मिलता है। तो इस प्रकार हमने बात की सिंधु लिपि की। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थी उनके बारे में हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले बात करें गणित की, तो गणित के क्षेत्र में इनके कुछ प्रतीक चिन्ह, गणित के लिए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल वो लोग करते थे, जैसे कि गुणा और योग, इस तरह के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल सिंधुवासी करते थे। औषधि विज्ञान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में औषधि पदार्थों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, विशेषकर कालीबंगा और लोथल से एक शल्य क्रिया युक्त खोपड़ी के अवशेष हमें मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि वो औषधि विज्ञान में काफ़ी उन्नति कर चुके थे। बात करें धातु विज्ञान की, तो धातु विज्ञान के अंदर वो मिश्रण, धातुओं के मिश्रण और उनके उपयोग की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। इस कांस्य धातु का इस्तेमाल इस बात का परिचायक है। जो कांस्य धातु होती है वो तांबा और टिन से मिलाकर बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि उन्हें धातु विज्ञान की जानकारी थी, धातुओं का मिश्रण करने की उन्हें जानकारी प्राप्त थी। मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और दाइमाबाद से भी हमें रथ की एक मूर्ति मिलती है, जो उनके धातु विज्ञान के ज्ञान को बताते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियों की। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियों में हम किस किस को शामिल कर सकते हैं? हम सिंधु घाटी की कृषि को शामिल कर सकते हैं, पशुपालन को शामिल कर सकते हैं, उद्योग और व्यवसाय को शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य को इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कृषि को। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि उसमें कृषि की उन्नति से ही नगरों का विकास संभव हो सकता था। और कृषि की उन्नति का मुख्य कारण थी वहाँ की भूमि की उर्वरता। और भूमि की उर्वरता शक्ति किस तरह से बढ़ी थी? हर वर्ष सिंधु नदी जो थी उसमें बाढ़ आती थी और अपने साथ उर्वरा मिट्टी लेके आती थी। इससे सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की उन्नत अवस्था हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अन्नागारों की व्यवस्था भी बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का फसलों का पर्याप्त मात्रा में भंडारण होता था। और इन्हीं अन्नागारों ने आगे जाकर नगरीय क्रांति को, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को नया उत्थान दिया। इसकी जो प्रमुख फसलें उनकी बात करें तो इसमें गेहूं, जौ, मोटे अनाज जिसमें कि बाजरा, जवार, दालें, रागी, मटर, चावल, तिल, कपास आदि का इस्तेमाल किया जाता है। एक खास बात और है कि दोस्तों, कपास जो थी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास का इस्तेमाल शुरू किया था। और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय वस्त्र उद्योग, जिसमें कपास का इस्तेमाल किया जाता था, वो प्रमुख उद्योग बन जाता है। यहाँ पे हमें दोहरी फसल के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। जो कालीबंगा के अंदर, कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ पर दोहरी फसल यानी एक दोहरी फसल उगाने के साक्ष्य हमें यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए मुख्य रूप से कुओं का और तालाबों का इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई के लिए नहरों के इस्तेमाल की जानकारी हमें यहाँ नहीं मिलती है। अब बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन की जहाँ तक इनके मुख्य जो पशु थे वो थे गाय, बैल, बकरी, हिरण, हाथी, ऊंट, इनका इस्तेमाल करते थे। हालांकि हमें घोड़े के बारे में जानकारी नहीं मिलती कि सिंधुवासी घोड़े का इस्तेमाल करते थे अथवा नहीं करते थे, लेकिन गुजरात के सुरकोटड़ा में इसके अवशेष अवश्य मिले हैं। लेकिन इससे इस निष्कर्ष पर हम नहीं पहुँच सकते कि सिंधुवासी घोड़े का इस्तेमाल करते थे। आगे बात करें इसके उद्योग और व्यवसाय की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई तरह के व्यवसाय करते थे, कई तरह के उद्योगों में लगे हुए थे। इसमें मुख्य रूप से धातु उद्योग था, जिसमें कि कांच से निर्मित अनेक आकृतियां हमें मिलती, जो बताती है कि धातु उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय यानी कुंभकारी का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था, क्योंकि हमें वहाँ अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के सुंदर मृदभांड मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि कुंभकारी का व्यवसाय काफ़ी उन्नति पर था। इसके अलावा चाक के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि बर्तन बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण निर्माण उद्योग भी काफ़ी प्रगति पे था, क्योंकि यहाँ लोथल और चन्हुदड़ों के अंदर कारखाने, मनके निर्माण के कारखाने हमें देखने को मिलते हैं। बात करें वस्त्र, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग ही था। सबसे प्रमुख उद्योग है ये वस्त्र उद्योग। और कपास और वस्त्र के प्रमाण हमें कई जगह मिलते हैं। इसके अलावा कताई के लिए, बुनाई के लिए तकलियाँ और तकवे के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके व्यापार और वाणिज्य की। विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता अपने विदेशी व्यापार के लिए जानी जाती है, और तमाम समकालीन सभ्यताएं जितनी भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, उन सब से सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार के प्रमाण हमें मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम व्यापार प्रधान अर्थ सभ्यता कह सकते हैं, व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था भी हम कह सकते हैं। इसका जो आंतरिक और विदेशी व्यापार थे, दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। व्यापार
का जो तरीका था वस्तु विनिमय था। उस समय कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो व्यापार का तरीका क्या था, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार किया जाता था। और इसके अलावा जो व्यापारी होते थे वो अपनी गांठों पर, जो सामान होता था उसकी गांठों पर मोहर का इस्तेमाल करते थे। हमें कई मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हमें मिली है। व्यापार की जो वस्तुएं थी उनमें ताम्र वस्तुएं, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री आदि को शामिल किया जाता था। बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे माल की काफ़ी कमी थी, इसलिए ज़्यादातर वस्तुओं का सिंधुवासी आयात करते थे। तो इनमें आयात की वस्तुएं कौन कौन सी है, इनमें तांबा, सोना, चांदी, मणके और कीमती पत्थरों का सिंधुवासी आयात किया करते थे। और कहाँ कहाँ से इनका आयात किया जाता था ये याद रखने की चीज़ है। तांबे का जो आयात करते थे वो राजस्थान के गणेश्वर से करते थे। इसके अलावा सोना वो कर्नाटक मैसूर से मंगाते थे। और चांदी का जो आयात करते थे वो ईरान और अफगानिस्तान से चांदी का आयात सिंधुवासी करते थे। मणके और कीमती पत्थरों की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र से ये मंगाए जाते थे। अब बात करें विदेशी व्यापार की, जैसा हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसका विदेशी व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था और ये स्थल और जल दोनों मार्गों से ये व्यापार होता था, लेकिन अधिकांश जो व्यापार था वो जल मार्ग से होता था। अन्य समकालीन सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। मुख्यतः मेसोपोटामिया से इनके व्यापारिक संबंधों की हमें जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए या सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सिंधु व्यापार में मेसोपोटामिया के नगरों में सिंधु की लगभग मेसोपोटामिया की यहाँ 24 मोहरें मिली हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, जो बताती है कि उनका आपसी व्यापार था। और ये जो व्यापार था ये सिंधु वासियों के पक्ष में होता था, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं सिंधु वासियों की अधिकांश सिंधु जो व्यवस्था 24 मोहरें जो हमें मिलती है वो कहाँ मिलती है, मेसोपोटामिया में मिलती है, ना कि भारत में मिलती है। इसलिए जो व्यापार था वो किसके पक्ष में था, सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था। इसके लोथल से हमें एक बटन के आकार की मोहर मिलती है जो कि मेसोपोटामिया की मोहर मानी गई है। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन की बात करें तो हमें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं हो पाए इसीलिए। लेकिन यहाँ हम बात करें तो मुख्य वर्ग जो थे समाज में, जो मुख्य वर्ग थे वो थे शासक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक, कृषक वर्ग, इनको हम शामिल कर सकते हैं। समाज में उस तरह का जाति व्यवस्था का विभाजन नहीं था जो हमें आज देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये वर्गों का हमने देखा। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई था। और परिवार जो थे वो मात्र सत्तात्मक थे। खास बात ध्यान रखने की, जो परिवार होते थे वो कैसे थे, मात्र सत्तात्मक परिवार थे। और मातृदेव, इसका आकलन हमें कर सकते हैं इस बात से कि मातृदेवी की बहुत सारी मूर्तियाँ, हमें मृण मूर्तियाँ मिली है। इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। इसके अलावा सिंधु वासियों को आभूषण और पहनने का शौक था और मनोरंजन के लिए वो मुख्य रूप से आखेट और संगीत के साधनों का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए हमें पासे के अवशेष भी मिले हैं जो उनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था। तो इस प्रकार हमने देखा सामाजिक जीवन के बारे में देखा। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। जिस तरह सामाजिक जीवन की है उसी तरह हमें राजनीतिक जीवन के बारे में भी उनकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि एक व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी। उनकी जो मुख्य रुचि थी वो व्यापार में थी, इसलिए उनकी राजनीतिक व्यवस्था की कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र हम ये मान सकते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथर और कालीबंगाई जो थे, ये 4 प्रमुख केंद्र थे साम्राज्य के। और पिगट महोदय ने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 जुड़वां राजधानियाँ उन्होंने इसे बताया है। इसके अतिरिक्त हमें ये सुव्यवस्थित नगर नियोजन और स्वच्छता और जल संरक्षण को देखते हुए लगता है कि वहाँ कोई नगरपालिका प्रशासन कार्य करता था। तो नगरपालिका प्रशासन के अवशेष से हम अंदाजा हम लगा सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा सिंधुवासी जो थे शांति प्रिय थे, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हमें देखने को नहीं मिलता है, इसके कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए लगता है कि सिंधुवासी जो थे मूल रूप से शांति प्रिय लोग थे। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की उपलब्धियों की, कि धर्म के क्षेत्र में धार्मिक जीवन की बात करें तो धर्म के हमेशा 2 पक्ष होते हैं, एक तो क्रियात्मक पक्ष होता है और एक होता है सैद्धांतिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष की हमें जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हमें कोई इनकी लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं और लिखित साक्ष्य बहुत कम उपलब्ध हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी हमें नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि हमें पुरातात्विक सामग्री बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है तो हम उनके धर्म की क्रियात्मक पक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके हैं और उसके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है हम यही देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आज की बात करें तो आज के हिंदू समाज में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म जो है, धर्म के अनेक अवशेष हमें देखने को मिल जाते हैं। कई परंपराएं ऐसी है जो आज भी हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलती है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिन्हें अपनाते थे।
इसकी प्रमुख विशेषता जो बात करें तो मातृ देवी की उपासना सिंधुवासी करते थे। जो हमारे देश में आज भी मातृ देवी की उपासना की बात करें, देवी की हम पूजा करते हैं, कई 9 देवियों की बात हम करते हैं, तो मातृ देवी की उपासना की हम देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि कई मृण मूर्तियाँ मिलती है और कई शीलों पे हमें चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पशुपतिनाथ की कल्पना भी सिंधुवासियों ने की थी। पशुपति की एक मोहर मिली है मेके महोदय को, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है पशुपति की, जो जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ जानवर कुछ हैं। इसके अलावा वृक्ष पूजा की बात हम करें तो वृक्ष के रूप में पीपल की पूजा सिंधुवासी करते थे, जिसकी पूजा आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। इसके अलावा मूर्ति पूजा मुख्य रूप से प्रचलित थी, जो हमारे हिंदू धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा जल की पवित्रता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह के स्नानागार हमें देखने को मिल रहे हैं सिंधु घाटी, हमने मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बात की, तो उससे पता चलता है कि सिंधुवासी जो थे जल की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसके अलावा तत्व योग की परंपरा भी वहाँ प्रचलित थी। सबसे ज़्यादा जिसकी पूजा होती थी वो मातृ देवी की पूजा में, सबसे सर्वाधिक मूर्तियाँ क्योंकि मातृ देवी की मिलती है। हालांकि इसमें एक रूपता का अभाव है, लेकिन सर्वाधिक मूर्तियाँ हमें मातृ देवी की मिलती है। इससे पता चलता है कि सबसे सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी, मातृ देवी की होती थी। इसके अलावा वृक्ष पूजा का भी हमें प्रचलन देखने को मिलता है। एक मोहर पर हमें देवता को 2 पीपल के वृक्ष के मध्य दिखाया जाना इस बात को दिखाता है, और 7 मानव आकृतियाँ उसे घेरे हुए हैं। इसके अलावा पशुपतिनाथ की पूजा की बात करें तो हड़प्पा से प्राप्त मोहर में पद्मासन पुरुष आकृति में बैठा हुआ, जिसकी अभी हमने बात की है, वो शिव का ही आदि रूप हम मान सकते हैं। इसके अलावा हाथी, बाघ, हिरण, भैंस, गेंडा आदि पशुओं की पूजा भी हमें देखने को मिलती है। इस जो सबसे प्रसिद्ध पशु था वो एक श्रृंगी पशु था, जिसे हम गेंडे से, जिसके एक सींग वाले गेंडे से जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा कुबड़दार जो बेल था उसका भी काफ़ी महत्व था सिंधुवासियों के लिए। बाघ और हाथी, इनकी भी पूजा इनके भी अवशेष हम मोहरों पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें यज्ञ की महत्ता की, तो कालीबंगा और लोथल में हमें कई अग्नि वेदिकाएं मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधुवासी यज्ञ के बारे में प्रचलित जानकारी रखते थे। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की तमाम विशेषताओं की दोनों वीडियो में हम मिलाकर बात कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो ढंग से समझ में आएगा और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न आपके मन में जितने भी थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।